गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 9 से रिलेटेड एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 26, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 cm, इट्स पावर विल बी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उनकी क्षमता होगी। देखिए बाबू, करा कि फोकल लेंथ दिए हुए हैं, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसे मीटर में बदल लें, तो मीटर में बदलने के लिए 20/100 कर देंगे, इतना मीटर हो गया। अब पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। देखिएगा, तो 1/20/100, f का वैल्यू है 20/100, 100 को ऊपर ले जाते हैं तो 100/20 कैंसिल हो गया, कितना से 5 से, और आंसर हो गया 5 डायोप्टर। आप देख लें कहां पर है, सो 5 डायोप्टर। कभी भी पावर निकालना हो तो जो फोकल लेंथ दिए गए होंगे उसको सबसे पहले हमें मीटर में चेंज करने पड़ते हैं। मीटर में चेंज करें तब सॉल्व करें, तब जाकर के पावर निकल पाएगा, किसमें, डायोप्टर में, क्योंकि डायोप्टर जो होता है वो पर मीटर के बराबर होता है। तो आपको मीटर में चेंज करना होगा एनी सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज, आवर्धन के मात्रक हैं। देखिए बाबू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u और लेंस के लिए v/u। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि वस्तु की दूरी। तो चूंकि दोनों डिस्टेंस हैं तो v का यूनिट मीटर और u का यूनिट मीटर, दोनों कैंसिल और कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। यानी कि इसका नो यूनिट आंसर हो जाएगा, इसके कोई मात्रक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको बताने हैं कि कौन से हमारे ऑप्शन सही होंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले एक मीडियम पर एक लेयर बना रहे हैं जो मीडियम को दो भागों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, सो ठीक है ना। यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम। देखिएगा, एक नॉर्मल हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं बीच में इसके, ठीक है। अब जब लाइट एंटर करेगा, ये आपको पता है कि ऊपर वाले को हम मान लेते हैं रेयरर मीडियम और नीचे वाले को मान लेते हैं डेंसर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो जब लाइट एंटर करेंगे, मान के लाइट यहां से एंटर कर रहा है, यहां पर आया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब रेयरर से डेंसर इन करता है तो आप पढ़े होंगे कि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, इसको हम कहेंगे एंगल आई और इसको कहेंगे एंगल आर। तो इस कंडीशन में एंगल आई ग्रेटर हो जाता है एंगल आर से। ये कब, जब रेयरर से डेंसर जा रहा हो तब। लेकिन क्वेश्चन क्या है, डेंसर से रेयरर जाने के लिए। तब फिर से एक बार हम इसको ड्रॉ करते हैं, एक मीडियम, ये दो भागों में बांट सके। फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम। यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, देखिएगा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखिए, इसमें लाइट एंटर कर रहा है, देखना बुआ, लाइट अब ऊपर क्या है, ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे रेयरर मीडियम है, इसका ठीक अपोजिट। तब आप देखेंगे बुआ, तो जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है, याद रखिएगा ये डेंसर से रेयरर जाता है तो ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। पढ़े होंगे थ्योरी में, ये नॉर्मल है और ये भी यहां पर नॉर्मल है, सो ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, ये हो गया एंगल आई और इसको क्या कहेंगे, एंगल आर कहेंगे। आप देख सकते हैं इस कंडीशन में कि एंगल आई लेस देन है किससे, एंगल आर से। एंगल आई छोटा है एंगल आर से, एंगल आर बड़ा दिख रहा है, जबकि इसमें एंगल आर छोटा दिख रहा है। तो हमें तो इससे मतलब है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगल आई लेस देन एंगल आर, ये वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो सबसे पहले बुआ एक उत्तल लेंस बना देते हैं, हम एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ड्रॉ कर दिया। जब रे यहां से आप इन कराएंगे, रे को इंसर्ट कराएंगे, तो ये रे ऐसे निकल जाता होगा, पढ़े होंगे। इसका फोकस यहां होता है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस अगर राइट साइड में है तो फोकल लेंथ भी राइट साइड में होगा, तो फोकल लेंथ भी इसका राइट साइड में होगा। और साइन कन्वेंशन के अनुसार से पढ़े हैं कि इसको एक्स एक्सिस और इसको एक्स डैश कहा जाता है, यानी कि इधर वाला पॉजिटिव वैल्यू और इधर वाला निगेटिव वैल्यू होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू और नीचे वाला निगेटिव वैल्यू होता है। तो इसके फोकस किधर है, राइट साइड में है, और फोकल लेंथ भी किधर है, राइट साइड में है। और राइट साइड वाला वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वह पॉजिटिव होता है। वहीं कॉन्केव लेंस की बात करें, यानी कि अवतल लेंस की बात करें, तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, यानी कि आभासी गहराई होती है। तो बच्चों इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। ये टी का मतलब होता है रियल डेप्थ, यानी कि वास्तविक गहराई, और म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टी बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, फॉर क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम मस्ट बी, यानी कि क्रांतिक कोण के लिए सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान होना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझते हैं बुआ। हम सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हम बड़े से लाइन की हमें जरूरत है। यहां पर एक लाइट का सोर्स बना देते हैं, नीचे डेंसर मीडियम और ऊपर रेयरर मीडियम है, यानी कि नीचे सघन माध्यम और ऊपर विरल माध्यम है। अब आप देखें यहां पर, अब हमने इसमें लाइट को एंटर कराया, देखिए लाइट यहां से एंटर किया, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। आपको पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, ये नॉर्मल ऐसे है ना, तो नॉर्मल से ये दूर चला जाएगा, लाइट ऐसे ऐसे निकल गया। देखना बुआ, ऐसे इन किया और ऐसे नीचे की तरफ निकल गया। सो ऐसे ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से दूर चला गया, ये नॉर्मल से दूर चले गए। अच्छा, दूसरी बार फिर से हम इसमें रे इंसर्ट करा रहे हैं, रे निकाल रहे हैं, बहुत सारे रे निकल रहे हैं ना। तो अब अगर ऐसे आया, यहां पर आया, देखिएगा बुआ फिर से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल बना रहे हैं। ये दूसरा वाला नॉर्मल हमने फॉर्म कर दिया। अब फिर से जो रे होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल से दूर जाएंगे, यानी कि फिर से ये नॉर्मल से दूर चला गया। देखते रहना बुआ, ये नॉर्मल से फिर से दूर चला गया, देखना और मुड़ गया ना। अब तीसरी बार फिर से हम लाइट को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, लाइट को फिर से पास करा रहे हैं। लाइट अब यहां आया, यहां पर, ठीक है ना। अब फिर क्या कर रहे हैं, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दे रहे हैं, यानी कि ये नॉर्मल हो गया जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब होगा क्या बुआ कि ये वाला जो रे होगा, ये नॉर्मल से दूर जाते समय सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए रे सरफेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये ऐसे गया, ऐसे चला गया, ऐसे गया, ऐसे गया, देखो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे थोड़ा सा और मुड़ा, ऐसे पूरा मुड़ गया। तो इसको कहा जाता है एंगल आई, और ये हो जाएगा एंगल आर। इसमें भी ये वाला हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। इसमें भी ये हो जाएगा एंगल आई और ये वाले एंगल आर हो जाएंगे। तो जब एंगल आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उसमें जो आई होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, उसी को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, यानी कि क्रांतिक कोण कहा जाता है। फिर से याद रखिएगा, जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रहा हो, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा हो,
तो जब अपवर्तन कोण का मान यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस समय एंगल आई को एंगल आईसी कहा जाता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, यानी कि क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि फॉर क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां से एक और सिचुएशन बनता है, यहीं पर समझा दे रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत आगे है हमें। देखिएगा बुआ, लाइट अगर यहां से आए ऐसे, तो एक सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है कि लाइट यहां से आएगा और सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगा बाहर, सेम एंगल के साथ निकलेंगे। देखिएगा, रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल गया। यहां पर आप क्या करें, नॉर्मल बना दें, ये हो जाएगा आई। तो जब लाइट एंटर करे, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाने की कोशिश करे, लेकिन रेयरर मीडियम नहीं जाकर के वो डेंसर मीडियम में ही वापस चला जाए, नीचे वाले मीडियम में फिर से वापस चला जाए, तो उसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो यहां पर ये एंगल आई जो बनेगा वह आईसी से बड़ा होगा। अब देखो, आईसी यही था ना, ये वाला आईसी था, और इसके कंपेयर में ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर एंगल आई जो होगा, ठीक है ना, वह एंगल आईसी से, यहां पर जो एंगल आई होगा वह एंगल आईसी से बड़ा होगा। तो जब एंगल आई का वैल्यू आईसी से बड़ा हो जाए तो उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है, यानी कि लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाकर के उसी मीडियम में रिटर्न आ जाता है। अब देखो, यहां पर तो आई किसके बराबर था? इस केस में आई आईसी के बराबर था, ठीक है ना। अब यहां का आई और यहां के आई का कंपैरिजन करो, ये वाला आई बड़ा है किससे? इस आई से। तो इस आई को क्या कहा जाता है? आईसी कहा जाता है ना। तो एंगल आई, ये वाला एंगल आई आईसी से क्या होगा? बड़ा होगा। उस समय क्या बनेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेंगे। आगे क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। म्यू का मतलब अपवर्तनांक और आईसी का मतलब होता है क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अ रे ऑफ लाइट मस्ट हैव टू गो फ्रॉम, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का गमन होना चाहिए। देखिए बाबू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम भेजना होगा, और जब आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होने लग जाए तो लाइट रेयरर में नहीं जाकर के डेंसर में फिर वापस आ जाता है, उसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो डेंसर से किस में जाना चाहिए? भेजना पड़ेगा, डेंसर से रेयरर में भेजना होगा। वो अलग बात है कि डेंसर से रेयरर में गया नहीं, डेंसर से डेंसर में वापस आ गया, लेकिन हमें भेजने होंगे डेंसर से रेयरर मीडियम में। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये डेंसर से डेंसर वापस आ गया है। हमने भेजा किस में था? डेंसर से रेयरर भेजा था, यानी कि सघन से विरल माध्यम भेजा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब ही संभव है जब, देखें बाबू वापस आए फिगर पर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होना चाहिए। तो आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी,
इट्स स्पीड इन ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल c है, कांच जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की चाल होगी। बच्चों देखें, म्यू बराबर होता है c/v। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v का मतलब होता है निर्वात को छोड़ करके किसी अदर मीडियम में जो स्पीड होगा उसे v कहेंगे। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया है 3/2, और वैक्यूम में कितना कह रहा है c कह रहा है, तो c रहने दें, v क्रॉस गुना करें बाबू, v c में 2 से तो 2c और v में 3 से 3v, 3 को नीचे भेजें तो 2c/3 इक्वल टू v, यानी कि v इज इक्वल टू हो जाएगा 2c/3। ऑप्शन आप मिला लें, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, 2c/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन इज अप्रॉक्स। एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। बच्चों इसका आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई पढ़े होंगे तो उसमें मिला होगा। नेक्स्ट, द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज, सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को आंख के कितना नजदीक लाया जाए कि उसे वो क्लियर देख सके, तो इसका आंसर क्या होगा 25 cm होगा। नेक्स्ट, द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज, अब क्वेश्चन है कि दूर आप कितना देख सकते हैं, तो आप तो सूर्य को देख लेते हैं, चांद को देख लेते हैं, तो दूरी फिक्स नहीं है, फार पॉइंट फिक्स नहीं है, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज करेक्टेड बाय यूजिंग, देखिए दो टाइप का, एक होगा मायोपिया निकट दृष्टि दोष, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया में नजदीक की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। जनरली ये बच्चों में होता है, जिसे बोर्ड पर जो लिखा हुआ रहता है वो देखने में दिक्कत होती है लेकिन नजदीक की चीजें दिख जाती है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं, क्लियरली नहीं दिखती है, और दूर की चीजें जो हैं वो दिखती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है इसको ठीक करने के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस यूज किया जाता है। उत्तल लेंस यूज करते हैं। आप देख लें, इसका थ्योरी में आप पढ़े होंगे इसके बारे में कि कब आंख जो होता है कब सिकुड़ जाता है, कब फैल जाता है, पूरी डिटेल पढ़े होंगे आप। किसमें? ह्यूमन आई जब पढ़ रहे होंगे उसमें। ठीक है, थ्योरी जब पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस किसके लिए बाबू? अभी लिखे हैं किसके लिए है? मायोपिया के लिए। और सिलिंड्रिकल लेंस जो होता है वो एस्टिग्मेटिज्म के लिए होता है। एस्टिग्मेटिज्म एक वो जनरली बचपन से ही बीमारी होती है जिसमें किसी का आंख बड़ा हो जाता है, किसी का ये ब्लैक वाला जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि उसका आंख सही पोजीशन में नहीं रहता है, कॉर्निया वगैरह सही पोजीशन में नहीं रहते हैं, तो ये जनरली बाय बर्थ होता है। कौन? एस्टिग्मेटिज्म, जिसके उपचार के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ ही गया क्वेश्चन वो कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ आई इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके किस प्रकार के दोष का निवारण किया जाता है? तो एस्टिग्मेटिज्म होगा। इसमें फिगर जो होता है ना वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन वो क्लियरली नहीं दिखते हैं, यानी कि ऐसा समझो कि पिक्चर जो है ना थोड़ा सा राउंड शेप में दिखने लग जाता है, वो बाय बर्थ होते हैं। ठीक है ना, जनरली बाय बर्थ होता है। नेक्स्ट, मिनिमम डेविएशन बाय अ थिन लेंस इज इक्वल टू, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। लाइट को आपने ऐसे भेजा, ये थोड़ा सा टर्न लिया, थोड़ा सा और टर्न हो गया।
अब ये लाइट नहीं मुड़ता अगर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीधा जाता, और ये जो रे है वो अगर टकरा करके वापस आता तो ऐसे पीछे की तरफ जाता ना, ऐसे बैक साइड में जाता ना, तो ये वाला जो एंगल होता है इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, यानी कि विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम तभी होगा जब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पहचानने का सबसे आसान तरीका, जिस सरफेस से इन किया और जिस सरफेस से निकल गया, वो दोनों सरफेस के बीच का जो कोण होता है उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट, द रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, तो इसका आंसर होगा डिस्पर्सन। नेक्स्ट, व्हेन अ कन्वेक्स लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर देन इट्स फोकल लेंथ, जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, देखिए बाबू, जब कन्वेक्स लेंस को आप वाटर में इमर्ज करेंगे, डुबाएंगे, तो लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर लाइट को पास कराया जाए, ठीक है ना, तो चूंकि किसमें, कॉन्वेक्स से किसमें जाएगा, वाटर में जाएगा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट का बेंडिंग कम होगा, और लाइट का बेंडिंग कम होगा तो फोकल लेंथ उसका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द फाइनल इमेज फॉर्मेशन बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए बाबू, यहां फिगर दिए गए हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं, पहले को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है और दूसरे को आई पीस कहा जाता है। आप देखें इमेज यहां बन रहा है ना, तो जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज बना, ध्यान से देखिएगा, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज बन गया। अगर चूंकि कॉन्वेक्स लेंस था, अगर उधर इमेज बनता तो रियल होता, लेकिन जिधर आपने ऑब्जेक्ट को रखा उधर ही इमेज बन गया, यानी कि इमेज किस टाइप का, वर्चुअल बनेगा। और देखें, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था और इमेज नीचे की तरफ, यानी कि वर्चुअल के साथ साथ इनवर्टेड बनेगा, यानी कि काल्पनिक तथा उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आई पीस छोटा होता है, तो ये लेंस बड़ा होने की वजह से एफ ओ का वैल्यू इसके एफ ई से, ई का मतलब आई पीस से ज्यादा होता है, एफ ओ ग्रेटर होगा एफ ई। किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए बच्चों, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? एफ ओ ग्रेटर होगा एफ ई से। नेक्स्ट, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर। देखिए, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसे मीटर में बदलें, शायद इस टाइप का क्वेश्चन बना है। 20 बाई कितना, 100 मीटर में बदलने के लिए, तो रहने दें। पावर इज इक्वल टू होता है 1 बाई एफ, तो 1 बाई 20 बाई 100, यानी कि लिख सकते हैं 100 बाई 20, कट गया, कितना हो गया, 5 डायोप्टर हो गया। जब भी डायोप्टर में आंसर लाना होगा तो आपको सेंटीमीटर में मीटर में बदलने होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक क्वेश्चन बना है शायद आज। नेक्स्ट, 47, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का और आई लेंस का दोनों का फोकल लेंथ जोड़ दिया जाता है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फाइनल लेंथ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना बाय ह्यूमन आई इज, मनुष्य के आंखों के द्वारा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, किस टाइप का बनता है, रियल और इनवर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट,
द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है, तो 1/60 हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, करा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हैविंग पावर -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर विल बी। दो लेंस जिनकी क्षमता क्रमशः -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर को संपर्क में रखने पर उनकी समतुल्य फोकस दूरी होंगी। देखिए बाबू, तो कितने लेंस दिख रहे हैं? दो। तो फाइनल पावर निकालने के लिए P1 + P2 कर दें। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। P1 है -15 और P2 है किसमें? 5 में, यानी कि 1/f = हो जाएगा ये कितना? -10। अब आप देखें तो यहां से f निकालें तो लिख सकते हैं -1/10। चूंकि ये डायोप्टर में था तो इसका आंसर मीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन में सबके सब किस में लिखे हुए हैं? सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से 100 कैंसिल, 10 से तो हो गया -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो गया -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो गए। तो बच्चों रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।